Hello students, welcome to today's E&S lecture. My name is Man and we will be revising the topic of green buildings. So basically green building होता क्या है? ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें नेचर के पांचों एलिमेंट्स का ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ किया गया हो। मतलब पांच एलिमेंट्स कौन से हैं? अर्थ, वाटर, देन अग्नि, एयर एंड स्काई। अब इन पांचों का ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ किया जाता है जिससे बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है और या तो उसका ओरिएंटेशन हो, उसका कंस्ट्रक्शन हो, उसका ऑपरेशन हो या उसका मेंटेनेंस हो, सब कम से कम एनर्जी या पानी यूज़ करके हो, वो इको फ्रेंडली बिल्डिंग हो। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाए या तो कोई हार्म ना पहुंचाए, उसमें वेस्ट मटेरियल का रीयूज़ किया गया हो, उससे कम वेस्ट प्रोड्यूस हो और उसमें जो रह रहे ह्यूमंस हो, जो ऑक्यूपेंट्स हो, उनको प्योर एयर मिले जिससे उनकी हेल्थ और एनवायरनमेंट को कम हार्म हो। मतलब ये बेसिक उसका डेफिनेशन है। इंग्लिश में है अ ग्रीन बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग विच सीक टू हार्नेस ऑल द दोज नेचुरल एलिमेंट्स इन इट्स डिज़ाइन। मतलब ये पांचों एलिमेंट्स को उसके डिज़ाइन में वो हार्नेस करता है एंड कंस्ट्रक्शन टू एन ऑप्टिमम लेवल सो as to have an eco-friendly, low energy, low water consumption building at the same time providing fresh and healthy environment to its occupants. अब ग्रीन बिल्डिंग का बेसिक डिज़ाइन कैसे हुआ होगा कि उसके रूफ पे है ना सोलर पैनल्स लगे हुए होंगे या और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, या और उसके जो डोर्स या विंडोज इस तरीके से बनाए गए होंगे कि या तो उनका लोकेशन इस तरीके से दिया होगा कि वो नेचर के जो एनर्जी है उसको एकदम अच्छी तरीके से मतलब उसका प्रॉपर यूज़ करे और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज़ किया गया होगा। अब ग्रीन बिल्डिंग्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में कौन कौन से ग्रीन बिल्डिंग्स है। तो द फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया इज सौरभ जी गोदरेज ग्रीन बिल्डिंग सेंटर इन हैदराबाद। मतलब वो हैदराबाद में लोकेटेड है। इट वॉज इनाग्रेटेड ऑन 14 जुलाई 2004। मतलब उसका उद्घाटन 14 जुलाई को हुआ गया था। सेकेंड बिल्डिंग इज द सेंटर ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड द सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब CESE बिल्डिंग, जो IIT कानपुर में है। ये ऐसा बिल्डिंग है जिसको गृहा से फर्स्ट, मतलब ये ऐसा पहला बिल्डिंग है जिसको गृहा ने 5 स्टार रेटिंग दिया था। अब गृहा एक टाइप का रेटिंग सिस्टम है जो इंडिया में यूज़ किया जाता है। तीसरा है ITC ग्रीन सेंटर जो गुड़गांव में है, वो प्लेटिनम रेटेड है। विप्रो टेक्नोलॉजीज है वो भी गुड़गांव में है और वो भी प्लेटिनम रेटेड है। फिर है ग्रंटफोर्स पंप्स, वो चेन्नई में है और वो गोल्ड रेटेड बिल्डिंग है। द सिक्स वन इज एनईजी मिकॉन, चेन्नई में है, वो भी गोल्ड रेटेड है। सेवन्थ इज सुजलॉन वन अर्थ, वो पुणे में है, वो 5 स्टार रेटेड है, मतलब उसको 5 स्टार रेटिंग्स दिए गए हैं। और जो एट्थ वन है फोर्टिस हॉस्पिटल, वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और उसको 3 स्टार मिले हैं। अब उसके गोल्स क्या होते हैं ग्रीन बिल्डिंग के, मतलब उसका एम क्या है। तो फर्स्ट एम इज टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। नेचर के पांचों एलिमेंट्स का ऑप्टिमम यूज करना है। वो एलिमेंट्स कौन से थे? पृथ्वी, जल, एनर्जी, वायु और आकाश, मतलब अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एंड अग्नि। द सेकेंड इज टू मेक मिनिमम यूज ऑफ एनर्जी इन बिल्डिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, यूज एंड मेंटेनेंस। मतलब बिल्डिंग जो हम लोग बना रहे हैं उसके डिज़ाइन में, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके इस्तेमाल में और उसके मेंटेनेंस में कम से कम एनर्जी यूज़ की जाए। द थर्ड पॉइंट इज टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर इन अ बिल्डिंग, मतलब उसमें जो पानी का यूज़ हो रहा है वो कम हो। द फोर्थ पॉइंट इज टू मिनिमाइज डैमेज टू द एनवायरनमेंट, मतलब बिल्डिंग बनाते वक्त या बनने के बाद प्री प्री डिज़ाइनिंग या तो उसके बनने के बाद जब आप रह रहे हो तो उससे जो एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है वो बहुत कम हो। द फिफ्थ इज रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन द कंस्ट्रक्शन, मतलब जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल हो उसको रीयूज करना चाहिए, मतलब उसके कंस्ट्रक्शन में रीयूज मटेरियल यूज करना चाहिए। द सिक्स वन इज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम प्रोड्यूस हो, वैसे ध्यान रखना चाहिए। द सेवेंथ इज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसके प्रोडक्शन में कमी होनी चाहिए। मतलब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप ग्रीन हाउस गैसेज निकालोगे या तो वहाँ पे आप रह रहे हो तो उसके बाद आपके रेफ्रिजरेटर से, AC से वो जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगे वो सब कम से कम निकलने चाहिए।
The 8th point is to maintain the equilibrium of environment. The 9th point is to provide fresh and healthy environment to the occupants of a building. मतलब वहाँ पे जो रह रहे हैं उन लोगों को फ्रेश और हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. हवा आ रही है वो प्योर आए, पानी आ रहा है वो भी प्योर आए. Where the 10th point is to promote the use of local materials in the construction. मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हम लोग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो लोकल हो तो उतना अच्छा है. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. तो इसके एडवांटेजेस 3 हैं. उसमें 3 तरह के बेनिफिट्स होते हैं. इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं और हेल्थ एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स. तो फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी एफिशिएंसी. मतलब ये जो ग्रीन बिल्डिंग्स होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होते हैं. वो 25 to 30% ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है और उसमें अगर गोल्ड रेटेड हुआ तो वो 37% तक एफिशिएंट रहेगा. मतलब 37% एफिशिएंसी दे सकता है. द सेकेंड इज वाटर एफिशिएंसी. तो ग्रीन बिल्डिंग्स है वो 20 to 30% लेस वाटर यूज़ करते हैं कंपेयर टू जो हमारे कन्वेंशनल बिल्डिंग्स होते हैं. इससे क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग वाटर कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. द थर्ड पॉइंट इज वेस्ट रिडक्शन. तो जो ग्रीन बिल्डिंग है वो वेस्ट रिडक्शन कम करते हैं, मतलब उसमें से वेस्ट कम निकलता है. फिर उसमें क्या होता है, द रीयूज एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड डाइवर्टिंग दैम इनटू रिसाइकलिंग यूनिट्स. मतलब ये क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको रीयूज करते हैं और इसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको वो डायरेक्ट रिसाइकलिंग यूनिट्स में डाल देते हैं और ये जो वेस्ट निकलता है वो भी कम निकलता है. तो ये एक अच्छा एडवांटेज होता है. द फोर्थ इज इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन. मतलब एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएगा और सेटिस्फेक्शन भी उसकी वजह से ज़्यादा होगा. द फिफ्थ पॉइंट इज एनहांस एसेट वैल्यू एंड प्रॉफिट्स. अब एनहांस का मतलब क्या होता है, उसको किसी चीज़ को इंक्रीज करना. तो अब एसेट वैल्यू और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ज़्यादा बढ़ाएगा ये. द सिक्स्थ इज ऑप्टिमाइज लाइफ साइकिल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. ये जो लाइफ साइकिल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का है उसको ऑप्टिमाइज करेगा. सेवन्थ पॉइंट इज इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज. इनकॉर्पोरेट मतलब यूज़ करना, इसको इंक्लूड करना. तो मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स को यूज़ करता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. अब इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है. द फर्स्ट एनवायरमेंटल बेनिफिट इज एनहांस एंड प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. मतलब ये इंक्रीज करता है इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को और उसकी प्रोटेक्शन करता है. द सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव एयर एंड वाटर क्वालिटी. मतलब ये एयर और वाटर की क्वालिटी अच्छी करता है. थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस द सॉलिड वेस्ट. ये जो वेस्ट है हर टाइप के वेस्ट को कम करता है. फिर फोर्थ पॉइंट इज कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका कंजर्वेशन करता है. फिफ्थ इज रिड्यूस वाटर कंजम्पशन. मतलब ये पानी कम लेता है, मतलब कम यूज़ करता है इसलिए ऑटोमेटिकली वाटर कंजम्पशन कम होता है. द थर्ड पॉइंट इज हेल्थ एंड कम्युनिटी बेनिफिट. मतलब थर्ड बेनिफिट कौन सा है, हेल्थ और कम्युनिटी बेनिफिट्स. अब जैसे पहले बताया ये एयर एयर इम्प्रूव करता है, एयर की क्वालिटी. तो इट इम्प्रूव्स एयर थर्मल एंड एनवायरमेंटल क्वालिटीज़. अब ये एकोस्टिक का मतलब होता है कि मतलब पूरे सोशल जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो एकोस्टिक एनवायरनमेंट मतलब जो सोशल एनवायरनमेंट, गुजराती में बोलूँ तो समाजने लागता परिवर्तन. मतलब ये जो है ये पॉइंट गुजराती में बोलता हूँ मैं आपके लिए, तो ये इम्प्रूव एयर थर्मल और जो समाज को लगते हुए परिवर्तन है, मतलब उसका एनवायरनमेंट है उसमें सुधार लाता है, मतलब उसको इम्प्रूव करता है. सेकेंड पॉइंट इज एनहांस ऑक्यूपेंट्स कंफर्ट एंड हेल्थ. मतलब वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग उनका लाइफ है उसको ज़्यादा कंफर्टेबल करता है और उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. द थर्ड पॉइंट इज कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब ये जो ओवरऑल क्वालिटी आपकी जो लाइफ जी रहे हो आप उसमें भी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. फिर द फोर्थ इज एनहांस इमेज एंड मार्केटेबिलिटी. मतलब ये इंक्रीज करता है इमेज को और मार्केटेबिलिटी को. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. द फर्स्ट इट इंक्रीज द कॉस्ट. मतलब आप इट्स गिवन कि इसके कॉस्ट बढ़ ही जाएगा. आप अगर इतना अच्छा बना रहे हो तो आपका थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा. तो उसके कितने परसेंट है, 15 to 20% वो कॉस्ट को इंक्रीज करता है जो ऑर्डिनरी बिल्डिंग है उसको कंपेयर उससे कंपेयर किया जाए तो. द सेकेंड इज मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड. द थर्ड पॉइंट इज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द पर्सन इन द फील्ड इज नेसेसरी. मतलब जो मॉडर्न टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो उस चीज़ के लिए उसका एक्सपर्ट होना चाहिए. अब इसके फीचर्स और प्रिंसिपल्स क्या है ग्रीन बिल्डिंग के. तो इसमें टोटल 6 फीचर्स हैं.
The first is sustainable site selection. The second is energy efficiency. Third is water efficiency. Fourth is materials efficiency. Fifth is design efficiency. And the sixth one is occupants' health and safety. Ab, the first is sustainable site selection. It is a very important process compared to all the six. This is one of the most important process here. First, sustainable site selection, sorry. Sustainable site selection is it's the development and construction process are basic consideration for it. मतलब क्या है कि साइट सिलेक्शन है और उसको साइट को सिलेक्ट करने के बाद उसका डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, वो कोई भी प्रोजेक्ट लो तो उसमें मतलब घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, उसका सबसे मेन पॉइंट है, बेस है उसका ये। तो अब ये जो अपने साइट सिलेक्शन वो उसका बेस है। द बिल्डिंग की वजह से मतलब सस्टेनेबल बिल्डिंग की वजह से इकोलॉजी पर कम से कम इम्पैक्ट होना चाहिए और एज़ फार एज पॉसिबल वहाँ की जो नेचुरल लैंडस्केपिंग है और वहाँ के जो नेचुरल फीचर्स है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अगर आपका लैंडस्केपिंग का मतलब उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी वहाँ पे जो स्मॉल हिल्स है, वाटरफॉल्स है, लेक्स है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स को क्या ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ और बिल्डिंग्स जो वहाँ पे पहले से एक्सिस्ट करते हैं। मतलब एक जगह पे ऑलरेडी अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ एक्सिस्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे दूसरे इंडस्ट्री ना बनाएं। द सेकेंड इज सरफेस एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी। वहाँ की सरफेस और ग्राउंड वाटर क्वालिटी कैसी है, वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ पे जो आप लैंड कर रहे हो उसका यूसेज कैसा है, वहाँ पे सर्विसेज जो एग्जिस्ट कर रही है नियर बाय उसका डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ पे फ्लोरा और फौना का कंजर्वेशन है क्या नहीं, मतलब आप कोई प्लांट्स को वहाँ पे हार्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये सब हमें वो जो साइट सिलेक्शन कर रहे हो ना प्रोसेस, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। द सेकेंड पॉइंट इज एनर्जी एफिशिएंसी। द बिल्डिंग कंज्यूम्स एनर्जी मेनली फॉर कूलिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग। मतलब बिल्डिंग है आपका, उसमें जो मेन आप एनर्जी यूज़ करोगे तो वो किसके लिए करोगे, खाना बनाने के लिए करोगे, हीटिंग के लिए रखोगे मतलब बिल्डिंग को गर्म करने के लिए रखोगे, और उसमें जो लाइट यूज़ करे उसके लिए रख रहे हो। तो बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के जो नेचुरल एक सेकेंड, हाँ, वहाँ के जो नेचर से मतलब सॉरी नेचुरल एनवायरनमेंट है जो नेचर से मिल रहा है, नेचुरल एनर्जी है कि बिल्डिंग द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग शुड बी सच दैट इट कैन यूज़ द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी ऑफ द नेचर एंड टाइप ऑफ डिज़ाइन इज टर्म्ड एज पैसिव डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग वहाँ पे जो बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के जो नेचर से मिल रही एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ करे, मतलब वहाँ पे जो नेचुरल एनर्जी उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। और इस टाइप की बिल्डिंग के डिज़ाइन को पैसिव डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग कहा जाता है। इसमें बिल्डिंग का शेप, उसका ओरिएंटेशन, पैसिव सोलर डिज़ाइन और नेचुरल लाइटिंग का यूज़ करना चाहिए। अब बेसिकली ये कहना क्या चाहता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एनर्जी को यूज़ करो और वहाँ उसको यूज़ करके जो बिल्डिंग बनेगा उसको पैसिव डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग कहा जाता है। अब उसके एनर्जी सेविंग मेजर्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि प्रॉपरली साइज्ड एंड एनर्जी एफिशिएंट हीटिंग कूलिंग सिस्टम इन अ बिल्डिंग। मतलब ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उतने उतने साइज़ का हीटिंग सिस्टम या कूलिंग सिस्टम डालो। द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी फॉर लाइटिंग एंड वाटर हीटिंग, मतलब पानी गर्म करना है या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो सोलर एनर्जी का यूज़ करो। मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल लाइटिंग एंड एयर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चालू मत करो, नेचुरल जो लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है उसका यूज़ करो। मैक्सिमाइज द लाइट कलर्स फॉर रूफिंग एंड वॉल फिनिशिंग मटेरियल्स, मतलब आप जो घर बना रहे हो उसके रूफ है या तो वॉल मटेरियल्स है, उसका अब दीवार है, मतलब उसको कलर कर रहे हो तो सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर यूज़ किया करो। यूज़ द मिनिमम ग्लास ऑन ईस्ट एंड वेस्ट एक्सपोजर्स। मतलब ये पॉइंट किसके लिए है? ये जो आप वास्तु और उसके हिसाब से करते हो कि एनर्जी है, नेचुरल एनर्जी, उसका उसका ऑप्टिमम यूज़ करना है आपको, उसके लिए आप ये पॉइंट करते हो यूज़ कि जो ग्लास है वो ईस्ट और वेस्टर्न एक्सपोजर्स पे कम हो। फिर इंसुलेट द वॉल्स, मतलब दीवारों को इंसुलेट किया जाओ, तो उसके लिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन कौन से करोगे यूज़, तो एक्सट्रूडेड पॉलीस्टीरीन यूज़ कर सकते हो, फिर थर्मोकॉल यूज़ कर सकते हो, फिर ग्लास वॉल यूज़ कर सकते हो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिक वॉल विथ एयर कैविटी कैन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द हीट इनग्रेस।
मतलब ब्रिक वॉल है, उसमें सिग्निफिकेंटली मतलब एयर कैविटी है, वो सिग्निफिकेंटली जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकता है, मतलब जो हीटिंग हो रहा है। फिर होलो ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट मतलब एएसी ब्लॉक्स है, ये सब गुड इंसुलेटर्स, अच्छे वाले इंसुलेटर्स है। मतलब आप ब्रिक वॉल जो यूज़ करें वो इन सब से बना सकते हो आप। फिर बी मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने वो स्टार रेटेड लैंप्स और ट्यूबलाइट्स जो दिए, मतलब वो 5 स्टार रेटिंग वाले नहीं आते आपके रेफ्रिजरेटर हो, ट्यूब्स हो, वो जो बल्ब्स हो, कुछ भी हो, तो वो जितनी ज़्यादा रेटिंग वाले हो उतने अच्छे हैं, आप वैसे वाले यूज़ किया करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर एफिशिएंसी। अब वाटर है तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई लाइफ लाइफ के लिए। तो वाटर इज़ गोइंग टू बी स्केर्स, मतलब स्केर्स का मतलब होता है इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड, मतलब आपको कुछ भी चाहिए तो वो पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वाटर इज़ गोइंग टू बी एन स्केर्स नेचुरल कमोडिटी लीडिंग टू क्लैशेस बिटवीन यूजर्स एंड इवन गवर्नमेंट्स, मतलब पानी ख़त्म हो रहा है जिसकी वजह से क्लैश हो गए, नॉट बिटवीन द जस्ट द यूजर्स, मतलब दो लोगों के बीच में नहीं, बट इंटरनल कॉन्टिनेंटल वॉर्स भी हो सकता है, दो गवर्नमेंट के बीच में भी वॉर्स होंगे पानी को लेकर नियर फ्यूचर में अगर वो ख़त्म हो गया तो। उसके बाद मतलब मतलब पानी का वेस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, उसको कम से कम पॉल्यूट किया जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वाटर एफिशिएंसी तभी मिलेगी जब पानी को हम लोग एफिशिएंटली यूज़ करेंगे बिना किसी भी टाइप के वेस्टेज या पॉल्यूशन के उसके। तो उसके मेजर्स क्या है जो जिससे वाटर एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो क्या है जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर है उसको उसको हम लोग किसी और मतलब ज़रूरत के सिवाय ना ट्रांसपोर्ट करें। फिर फॉर द अदर यूजेस ऑफ वाटर इज सॉरी फॉर अदर यूजेस वेस्ट वाटर इज़ टू बी रिसाइकल्ड, मतलब जो वेस्ट वाटर जा रहा है हम लोग पानी को वेस्ट करें उसको रिसाइकल करना चाहिए, जो जो कहाँ पे होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता है, तो जगह जगह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इंस्टॉल करने चाहिए। In the buildings, water saving materials are to be used like low capacity cisterns, showers, waterless urinals। अब cisterns का मतलब क्या होता है, जो आपका कमोड होता है, जो टॉयलेट होता है, वहाँ पे जो फ्लश के लिए जो पानी स्टोर किया जाता है उसे cisterns बोलते हैं। तो लो कैपेसिटी रखना चाहिए, जो मतलब ज़्यादा पानी ना वेस्ट हो उससे। फिर सिस्टम्स का मतलब मेन मटेरियल मतलब मेन अगर डेफिनेशन हो तो क्या है, टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फ्लशिंग सिस्टम ऑफ टॉयलेट्स। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर मीटर शुड बी इंस्टॉल, मतलब हर जगह जगह वाटर मीटर्स को भी इंस्टॉल करना चाहिए जिससे पता चले कि कितना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। फिर यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर फॉर फ्लोर वॉशिंग एंड गार्डनिंग, मतलब जो वेस्ट वाटर निकल रहा है तो हम उसको डायरेक्ट फ्लश आउट करने से अच्छा है कि उसको हम लोग फ्लोर साफ करने के लिए या तो गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एडॉप्ट इंटरमीडियंट सिस्टम ऑफ सप्लाई, मतलब कंटिन्यूस जो सप्लाई हो रहा है उससे अच्छा इंटरमीडियंट मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे पानी का सप्लाई होना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज मटेरियल एफिशिएंसी। अब मटेरियल एफिशिएंसी तो ग्रीन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, पहला तो नए बिल्डिंग मटेरियल्स का सिलेक्शन नए बिल्डिंग मटेरियल्स का सिलेक्शन करना चाहिए, और दूसरा क्या है, रिसाइकल्ड या स्क्रैप मटेरियल्स हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से मतलब रिसाइकल्ड जो प्रोडक्ट्स है उसका यूज़ करने से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में भी जो मदद होती है, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी मदद होगा अगर आपने रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करे तो। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को इफ़ेक्ट करते हैं वो। अब बिल्डिंग मटेरियल को एग्जामिन करना चाहिए कि ग्रीन मटेरियल है कि नहीं, और ये कैसे पता चलेगा, तो उसके रॉ स्टेज से और उसका फिनिशिंग स्टेज हो उसके बीच में जितने भी प्रोसेस है उससे पता चलेगा वो स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। वो प्रोसेसेस एक्सट्रैक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिक्सिंग है, मेंटेनेंस है, या तो डिस्पोजल है, उसका जो उसको डिस्पोज करते हैं यूज़ करने के बाद। तो अब ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स है उसकी एफिशिएंसी कैसे मायने रखती है, मतलब उसका बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है उसका, कि एनर्जी कंजर्वेशन करेगा वो एनर्जी कंजर्व करेगा, फिर वो उसके पैसे कम होंगे, लोअर कॉस्ट होगा, उसके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, मोल्ड होगा अच्छे से, उस पर आप अच्छा काम कर सकते हो। फिर रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, वो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होगा, और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वो वहाँ पे रह रहे लोगों का हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ना उसका क्राइटेरिया क्या है टू आइडेंटिफाई इफ द मटेरियल इज अ ग्रीन मटेरियल और नॉट।
मतलब आइडेंटिफाई करना है आपको मटेरियल का, वो ग्रीन मटेरियल है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि वो लोकली अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड इज़ एम्बॉडीड एनर्जी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिक्सिंग, मेंटेनेंस, डिस्पोजल ऑफ मटेरियल। मतलब ये जो एम्बॉयडेड एनर्जी है उस कितनी है, कैसी है उसकी। फिर द थर्ड पॉइंट इज परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड और वेस्ट मटेरियल यूज, मतलब उसमें कितने परसेंट रिसाइकल्ड या वेस्ट मटेरियल है। फिर द फोर्थ पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन इन एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग के एनर्जी एफिशिएंसी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो एफिशिएंट है कि नहीं। द फिफ्थ पॉइंट इज रिसाइकेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब वो रिसाइकल हो सकता है या नहीं। सिक्स पॉइंट इज उसका ड्यूरेबिलिटी कैसा है। सेवन्थ इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा, मतलब उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे किस तरह का है, मतलब वो एनवायरमेंट को हार्म करता है कि नहीं करता, वो ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करता है कंस्ट्रक्शन के, या तो उस पर कोई प्रोसेस हो रहा है तब, या नहीं कर रहा, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वेरियस मटेरियल्स कौन कौन से है, तो पहला मटेरियल है दैट इज फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश, अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, इज अ रिसोर्स मटेरियल। मतलब पहले क्या था, फ्लाई ऐश है ना, वो एक वेस्ट था जो थर्मल पावर प्लांट में हमें मिलता था, सॉरी, एक वेस्ट था जो थर्मल पावर प्लांट से हमें मिलता था। अब उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्सटीट्यूट फॉर सीमेंटियस मटेरियल, मतलब सीमेंट में उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्सटीट्यूट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग पीपीसी, पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट प्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लाइक फ्लाई ऐश, सीमेंट कंक्रीट। मतलब बेसिकली ये कहना क्या चाहता है ये स्टेटमेंट, कि हम लोग उसको एज अ मटेरियल यूज़ करें या तो एज अ सब्सटीट्यूट मटेरियल यूज़ करें, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। नाउ इट्स ऑल्सो यूज इन फिलिंग अंडर फ्लोर्स, मतलब ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, फिलिंग अंडर द फ्लोर्स एंड एम्बार्कमेंट्स। अब सेकेंड मटेरियल कौन सा है, ग्रीन कंक्रीट है। तो ग्रीन कंक्रीट है वो इको फ्रेंडली है, जैसे उसका नाम ही बता सजेस्ट कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को बचा रहा है। और उसको यूज़ करने के बाद मतलब एनवायरनमेंट बाय यूजिंग द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज इन वेरियस फॉर्म लाइक राइस हस्क ऐश, माइक्रोसिलिका, फ्लाई ऐश। मतलब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, राइस हस्क है, माइक्रोसिलिका है, फ्लाई ऐश है, ये सारे इंडस्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसको रीयूज़ करके हम लोग एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। यूज़ ऑफ ग्रीन कंक्रीट हेल्प्स इन सेविंग एनर्जी, मतलब ये इसकी हेल्पफुल कैसे है, तो ये एनर्जी बचाता है, रिड्यूसेस एमिशंस, मतलब ये जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस है, उसको रिड्यूस करता है, सस्ता है, हैज़ बेटर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है देन द नॉर्मल कंक्रीट, मतलब ये कंक्रीट से इतने सारे फैक्टर्स में अच्छा है। थर्ड इज यूज ऑफ स्क्रैप एंड रिसाइकल्ड एग्रीगेट इन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट में स्क्रैप है या तो रिसाइकल्ड एग्रीगेट है, उसको यूज़ करना चाहिए। दूसरे वेस्ट मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो वो है ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग है, सिलिका फ्यूम है, रेड मड है, मार्बल डस्ट है, सिंडर है, राइस हस्क है, कोकोनट हस्क है, वेस्ट ग्लास, जूट फाइबर्स है, मतलब जूट के जो फाइबर्स आते हैं वो है, रबर फ्रॉम ऑटोमोबाइल टायर्स, मतलब टायर जो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसके जो रबर्स है वो, बाम्बू स्ट्रिप्स है, जो बैम्बू स्ट्रिप्स आते हैं वो है। ये सब रिसर्च करने के बाद पता चला ये सारे ग्रीन मटेरियल्स हैं। अब द फिफ्थ इज वुड्स लेवेजेस फ्रॉम ओल्ड बिल्डिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज, सॉरी साल्वेजेस। वुड साल्वेजेस है, मतलब पुराने जो बिल्डिंग्स है जो लकड़े के बने उसमें के जो साल्वेज है, उसके वेस्ट मटेरियल्स है, उसको यूज़ करके हम लोग डोर्स और विंडोज़ बनाते हैं। द सिक्स इज़ वुड सब्सिट्यूट, मतलब वुड की जगह हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो, तो पार्टिकल बोर्ड्स है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स है, ब्लॉक बोर्ड्स है, रबर वुड है, ग्लास फाइबर इन्फोर्समेंट प्रोडक्ट्स है, पीवीसीज है, जिप्सम बोर्ड्स है, जिप्सम बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये सब हम लोग वुड के बदले यूज़ कर रहे हैं। द फिफ्थ इज डिज़ाइन एफिशिएंसी। तो अब डिज़ाइन एफिशिएंसी है, तो डिज़ाइनिंग ऑफ अ बिल्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्डिंग का डिज़ाइनिंग ऑब्वियसली कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग लाइफ। मतलब इसका डिज़ाइन अगर अच्छा होगा तो जो उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसके पूरे लाइफ साइकिल में वो कम होंगे। और डिज़ाइन के कंसिडरेशंस है कुछ, क्या क्या है, द फर्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज़ होना चाहिए। द सेकेंड इज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो रिन्यूएबल प्रोडक्ट है या तो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उसका भी ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। द थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट फिटिंग्स प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स,
मतलब जो हमारे जो फिटिंग्स है, प्लांट्स है, इक्विपमेंट्स है, सारे एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। जैसे पहले बोला कि 5 स्टार रेटिंग की चीज़ें। द फोर्थ इज एडोप्शन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स। ये जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और एनर्जी एफिशिएंट है, वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। द फिफ्थ इज एडोप्टिंग एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब जो एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइंस है या तो टेक्नोलॉजीज है, उसका यूज़ करना चाहिए। गुड आर्किटेक्चर डिज़ाइन विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ सन विंड एंड अदर ट्रीज अराउंड। मतलब ये कह रहा है कि आर्किटेक्चर अच्छा जो डिज़ाइन होगा बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल, वो पूरा एडवांटेज लेगा नेचुरल एनर्जी का, दैट इज सन विंड एंड ट्रीज अराउंड द बिल्डिंग। द लोकेशन ऑफ डोर्स विंडोज एंड वॉल विल बी डिजाइन इन अ वे टू हैव मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ नेचर टू मिनिमाइज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो विंडोज़ और वॉल्स है, उसका डिज़ाइन इस हिसाब से होगा कि वो जो नेचुरल एनर्जी है उसको प्रॉपर वे में मतलब यूज़ करेगा, उसका प्रॉपरली यूज़ करेगा, जिससे क्या है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो। नाउ द सिक्स पॉइंट, ऑक्यूपेंट्स हेल्थ एंड सेफ्टी। The first thing is research findings reported in different literatures revealed that buildings with good overall environmental quality can reduce the rate of respiratory diseases, allergies, asthmas, and enhance workers' performance. Choose construction materials and inferior finished product with zero or low emission to improve indoor air quality. मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो मतलब ये रिसर्च के फाइंडिंग से जो रिवील हुआ है कि जितने भी बिल्डिंग्स है जिसका ओवरऑल क्वालिटी अच्छा है, तो वो क्या करेगा कि वो जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ है लाइक अस्थमा है या तो कोई एलर्जी और वो सब है, तो वो सब कम करेगा। मतलब उस जो वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी हेल्थ पे इम्प्रूव करेगा, मतलब हेल्थ पे असर कम करेगा जिससे उनका हेल्थ इम्प्रूव हो। Many buildings materials and cleaning maintenance products emit toxic gases such as, मतलब ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स है या तो उसके मेंटेनेंस जो प्रोडक्ट्स है उसको साफ़ करने के लिए या तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो टॉक्सिक गैसेस को एमिट करता है एनवायरनमेंट में। वो टॉक्सिक गैसेस कौन कौन से हैं? वीओसी है, मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फॉर्मेल्डिहाइड्स है, वो सबको एमिट करता है। दिस गैसेस कैन हैव अ डिटर्मिनेंट इम्पैक्ट ऑन ऑक्यूपेंट्स हेल्थ। मतलब ये उनके हेल्थ पे भी असर करेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी कम करेगा। दिस प्रोवाइड्स एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड हाई एफिशिएंसी इंडक्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमें एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करना चाहिए और अच्छा एफिशिएंट इंडक्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, मतलब एफिशिएंट फिल्ट्रेशन सिस्टम को प्रोवाइड करना चाहिए। अब प्रोवाइड इफेक्टिव ड्रेनेज फ्रॉम रूफ एंड सराउंडिंग लैंडस्केप, मतलब उसमें जो ड्रेनेज हो जो रूफ से जा रहा है तो सराउंडिंग लैंडस्केप में हो, वो अच्छा होना चाहिए। Heating and cooling systems that ensure adequate ventilation and proper filtration can have a dramatic and positive impact on indoor air quality। मतलब जो हमने एडिक्वेट वेंटिलेशन और हाई एफिशिएंसी इंडक्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड करा, उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग उनके हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और वहाँ की एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा वो। अब ग्रीन बिल्डिंग्स है, उसके दो दो टाइप के रेटिंग सिस्टम होते हैं इंडिया में। सिर्फ दो, मतलब अगर इंडिया का सिनेरियो देखें तो इंडिया में दो रेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ लीड एंड द सेकंड वन इज़ गृहा। लीड इज़ लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन एंड द सेकंड वन इज़ गृहा, दैट इज़ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटल असेसमेंट। अब जो लीड है वो यूएस ने बनाया था और जो गृहा है वो इंडिया का खुद का सिस्टम है, इंडिया का नेशनल रेटिंग सिस्टम है। अब इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही है। एंड अगर आपको क्वेश्चंस पूछे गए कि व्हाट इज़ ग्रीन बिल्डिंग, तो आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग का डेफिनेशन और थोड़े पॉइंट्स लिख देना, दैट इज़ उसमें ग्रीन मटेरियल्स में मैं आपको बता ही देता हूँ। हाँ देखो, ग्रीन बिल्डिंग्स के ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स इन इंडिया। उसके गोल्स लिखने हैं आपको, उसके एम्स लिखने हैं, बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेजेस है वो लिखने हैं और उसके फीचर्स के सिर्फ नाम लिखने हैं। बट स्पेसिफिक पूछा गया आपको कि फीचर्स एक्सप्लेन करो, तो आपको फीचर्स पूरा एक्सप्लेन करना है। या तो कुछ अगर आपको पूछा गया कि ग्रीन बिल्डिंग्स कौन कौन से हैं, तो आपको ग्रीन बिल्डिंग्स पूरे उसके डिटेल में लिखने हैं।